मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, न्यूजीलैंड और जिम्बाब्वे के मैच में क्लीन स्वीप के बाद में और लास्ट मैच में जो इंडिया वुमेन्स और इंग्लैंड वुमेन्स का मैच गया था वो भी बहुत एक तरफा रहा था। और अब बात करने वाले हैं सेकंड ओडीआई मैच के बारे में। जो आपको स्पेशल इंफॉर्मेशन दूंगा ना, वो सब आपको ग्रैंड लीग में बहुत काम आने वाली है। वीडियो को अगर आप लोगों ने ध्यान से देख लिया ना, तो ये गारंटी है कि आप लोग एक अच्छी रैंक के साथ में ही फिनिश करोगे। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इंडिया वुमेन्स और इंग्लैंड वुमेन्स के बीच होने वाले सेकेंड ओडीआई मैच के बारे में। और अगर आप लोग स्क्रॉल करते हुए पहली बार यहाँ तक आए हो, मतलब पहली बार अगर आपका हमसे मिलना हुआ है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो फिर शायद दोबारा मिलना मुश्किल होगा और जो वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है ना, वो मिस कर दोगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सब्सक्राइब कर लेना, लाइक के साथ में आगाज करिएगा और कुछ फॉर्मेलिटीज है जैसे कि टेलीग्राम ज्वाइन करने की, वो कर लेना, क्योंकि टॉस के बाद अगर मुझे कुछ अपडेट आपको देना है ना, तो वो मैं आपको टेलीग्राम पर ही दे पाऊंगा। तो अगर आप लोग टेलीग्राम पे नहीं हो तो ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। पहला कमेंट में है लिंक और पहला ही लिंक है डिस्क्रिप्शन में भी। अब बात करते हैं वेन्यू के बारे में। मैच होगा लॉर्ड्स लंदन में। इस मैदान के ऊपर नॉर्मली अगर हम बात करें ना, तो अभी तक टोटल 15 मैचेस खेले गए, जिनमें से 9 बार वुमेन क्रिकेट में पहले बैटिंग करने वाली टीम ने मैच को विन कर लिया है। बाउंड्रीज वुमेन क्रिकेट के हिसाब से देखा जाए तो ठीक ठाक बड़ी आपको देखने मिल सकती है। इस मैदान पर 200 से कम का स्कोर बना है 8 बार, 200 से लेकर 250 का स्कोर बना है 4 बार। वुमेन क्रिकेट में एक बड़ी कमाल की चीज यह है कि T20 क्रिकेट खेल लो चाहे वनडे क्रिकेट खेल लो, स्कोर बहुत हद तक सिमिलर ही आपको देखने मिलता है। ऐसा नहीं होता कि वुमेन क्रिकेट के T20 क्रिकेट में 180 190 बन रहे हैं और T20 वनडे में 300 बन रहा है। ऐसा बहुत रेयर देखने मिलता है। अब जो लास्ट कुछ मैचेस खेले गए ना, हम उनकी बात करते हैं। इससे हमें यह पता चल जाएगा कि ग्राउंड किस तरह से काम कर रहा है। आखिरी मैच हुआ था 2022 में, जिसमें इंडिया वुमेन ने 169 बनाया था। दीप्ति शर्मा जो कि नंबर 6 पर बैटिंग कर रही थी, उन्होंने 68 का स्कोर किया और पावर प्ले के अंदर 4 विकेट इंडिया वुमेन्स के चले गए थे। हालांकि अब इंडिया की टीम थोड़ी बेहतर खेल रही है पिछले कुछ सालों में। फिर यहां पे आप देखेंगे इंग्लैंड वुमेन ने पहले बैटिंग की, स्कोर बना 228 का। नेट सीवर नंबर 5 पर बैटिंग कर रही थी, उन्होंने 51 किया, लेकिन पावर प्ले में विकेट नहीं थे। हालांकि पिछले कुछ समय में इंडिया वुमेन्स की गेंदबाजी भी पहले से अच्छी चल रही है। पहले उतनी अच्छी गेंदबाजी नहीं थी पावर प्ले के अंदर। अब ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स की बात करें, 203 ही बना पाई। हालांकि ये मैच 2013 का है और पावर प्ले में 2 विकेट थे और मैकलेलन ने नंबर 6 पर बैटिंग करते हुए 56 का स्कोर किया। बहुत ही ज़्यादा कॉमन चीज़ जो हमें नज़र आ रही है वो ये कि चाहे मैच 2012 में हुआ हो या मैच हुआ हो 2022 में, लेकिन जो मिडिल ऑर्डर है, जो बीच के ओवर में बल्लेबाजी करने आती हैं प्लेयर्स, उन्होंने ही सबसे बेहतर स्कोर किया है टीम के लिए। आपके सामने एक सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे कि यहाँ पे नंबर 4, नंबर 5, यहाँ नंबर 6 और यहाँ पर भी नंबर 6 की प्लेयर ने टीम के लिए हाईएस्ट स्कोर किया। तो अगर आप लोग वाइस कैप्टन कैप्टन की तलाश कर रहे हैं तो मिडिल ऑर्डर में से करें तो ज्यादा अच्छा होगा। सेकेंड इनिंग के अंदर यहाँ पे चार्ली डीन नंबर 9 पर बैटिंग कर रही थी। 153 पर इंग्लैंड वुमेन्स ऑल आउट हुई। इंडिया वुमेन 219 किया था। यहाँ पे पूनम राउत ने स्कोर किया जो कि ओपन करने आई थी। यहाँ पे एडवर्ड्स ने 61 किया, ये भी ओपन कर रही थी। और यहाँ पे मिथाली राज ने स्कोर किया, ये नंबर 3 पर बैटिंग कर रही थी। सेकंड इनिंग के अंदर चांसेस इतने अच्छे हैं बैटिंग के कि जो टॉप ऑर्डर है उसने अच्छा स्कोर करके दिया है। और पावर प्ले के अंदर बहुत ज्यादा विकेट्स भी नहीं है, लेकिन रन नहीं है उतने, ध्यान रखना। 30-30 रन बने हैं, ऐसा नहीं हुआ कि 50-60 रन बन रहे हो। अब फास्ट बॉलर और स्पिनर्स की बात कर लेते हैं। यहां पे ना 13 विकेट फास्ट बॉलर्स को और 6 स्पिनर को मिले। यहां पर 9 विकेट फास्ट बॉलर्स को मिले, 5 स्पिनर के खाते में आए। वैसे अगर हम बात करें ना, नॉर्मली होता क्या है कि जब वुमेन क्रिकेट आता है तो स्पिनर्स को ज़्यादा विकेट मिलते हैं कंपेयर टू फास्ट बॉलर्स। लेकिन अभी जो ये मैचेस है ये हो रहा है इंग्लैंड में, और इंग्लैंड के अंदर जो विकेट्स आपको मिलते हैं वो नॉर्मली पेसर्स को ज़्यादा मदद करते हैं, इसीलिए स्पिनर्स के खाते में उतने ज़्यादा विकेट्स नहीं हैं। ज़्यादातर विकेट निकाले हैं फास्ट बॉलर्स ने। इसीलिए आपने पिछले मैच में भी देखा होगा, स्नेहा राणा को विकेट मिला और एक और अपनी प्लेयर थी उसको विकेट मिला था, नाम दिमाग से मेरा स्किप हो गया, क्रांति गौड़ को विकेट मिला था। ठीक है, 9 विकेट यहाँ पे स्पिनर को मिले और यहाँ पे 8। और बाकी इंडिया का मैच है तो थोड़ा सा फास्ट बॉलर्स का डोमिनेशन देखने मिल ही जाता है। अब
दोनों टीमों के हेड टू हेड की बात करें, पिछले मैच में 258 किया था इंग्लैंड वुमेन ने, जो कि इंडिया ने चेस कर लिया, जिसमें बड़ा रोल था दीप्ति शर्मा का, जिसमें इंपॉर्टेंट स्कोर था जेमिमा रॉड्रिक्स का और प्रतीका रावल का। साथ में क्रांति गौड़ और स्नेहा राणा ने 2-2 विकेट निकालकर टीम को दिए। सोफी डंकली ने 83 का स्कोर किया, डेविडसन का 53 का स्कोर था, नेट सीवर ने 41 बनाया था और चार्ली डीन के 2 विकेट हमने इस मैच के अंदर देखे थे। तो इसके पहले जो एक और मैच इन दोनों टीमों ने खेला था उसमें स्मृति मंधाना का 50 आया था, दीप्ति शर्मा ने यहां पर भी स्कोर किया था, रेणुका सिंह ठाकुर अभी इस टीम में नहीं है, झूलन गोस्वामी नहीं है और ना ही राजेश्वरी गायकवाड़ है। तो ये तीनों प्लेयर इस टीम में नहीं है, ये दोनों खेल रही है जिन्होंने पहले भी 50 लगाया। तो इसके दूसरी तरफ चार्ली डीन का 47 और कैट क्रॉस के 4 विकेट थे और श्रेया कैंप अभी इस टीम में नहीं खेल रहे जिन्होंने 2 विकेट निकाले थे। अब हम दोनों टीम की अपडेट देख लेते हैं कि कौन कौन खेल रहा है और कैसा खेल रहा है, जिससे कि हमें ये क्लियर हो जाए कि हमें किसको टीम में रखना है। अगर आपको सारी चीज़ें बेहतर लगे ना तो दोस्तों वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलना, साथ ही साथ टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप यहाँ पर देखें, टैमी बिमॉन्ट और एमी जॉन्स आपको ओपन करते हुए नजर आएंगी। नंबर 3 पे एमा लैम्ब को बैटिंग करने भेजा गया, नंबर 4 पे नेट सीवर, नंबर 5 पे डंकली, फिर आती है 6 पे डेविडसन रिचर्ड, 7 पे सोफी एक्लस्टन, इसके बाद लॉरेन फिलर, चार्ली डीन, लॉरेन बेल और कैट क्रॉस है। पावर प्ले के अंदर लॉरेन बेल और कैट क्रॉस ने गेंदबाजी की। डेथ ओवर में लगभग सभी गेंदबाजों का 1-1, 2-2 ओवर का इस्तेमाल किया गया। अब इस मैदान के ऊपर जो टैमी बिमॉन्ट है उन्होंने 4 मैच खेलकर 67 का स्कोर किया है, ज़्यादा कुछ खास रिकॉर्ड है नहीं। एमी जॉन्स ने 28 किया और नेट सीवर का ज़्यादातर ग्राउंड पे आपको अच्छा ही रिकॉर्ड मिलेगा, वैसा ही कुछ परफॉर्मेंस आपको मिलता है एक्लस्टन का, जिन्होंने 2 विकेट और कैट क्रॉस ने 4 विकेट इस मैदान पे पहले निकाले हुए हैं। अब पहला नाम है टैमी बिमॉन्ट का, जिनको लगभग 50% लोगों ने टीम में शामिल किया है। इंडिया के सामने वनडे क्रिकेट में इन्होंने स्कोर नहीं किया, 20 का बैटिंग एवरेज है 21 पारियों में, और अगर आप 50 की बात करोगे तो एकमात्र 50 बनाया है। अगर आप सिर्फ पिछले 1 साल की बात करोगे तो 50 का एवरेज है सिर्फ पिछले 1 साल में, 5 बार 50 और 3 बार 100 किया है। अब यहाँ 2 अलग अलग चीज़ें समझ में आ रही है कि एक तो इंडिया के सामने नहीं चली और पिछले 1 साल में बहुत अच्छा खेला है। अब ऐसे में देखा जाए ना तो बहुत हद तक आप एक काम कर सकते हो, स्मॉल लीग में टीम में रख भी सकते हो, छोड़ भी सकते हो। अभी आप कहोगे कि यार ये क्या बात हुई कि रख भी सकते हो छोड़ भी सकते हो। सीधी सी बात है कि अगर पहले बैटिंग कर रही है इंग्लैंड की टीम तो आप छोड़ने का रिस्क उठा सकते हो, लेकिन अगर इंग्लैंड सेकंड बैटिंग कर रही है तो फिर आप टीम में रख लेना, क्योंकि वहां टॉप ऑर्डर के स्कोर के चांसेस ज़्यादा रहे, इसीलिए फिर वहाँ पे आपको दिक्कत आ सकती है। पहले बैटिंग करते हुए 2 50 और 3 100 किया है, सेकंड बैटिंग करते हुए 3 बार 50 से ऊपर का स्कोर है। नंबर 2 पे है एमी जॉन्स। विकेट कीपिंग सेक्शन में आपके पास में एमी जॉन्स एकमात्र अच्छा ऑप्शन है। ऋचा घोष बहुत अच्छी प्लेयर है, लेकिन जब वनडे क्रिकेट की बात आती है तो इनका बैटिंग डाउन बहुत नीचे कर दिया जाता है। लगभग 6ठे और 7वें नंबर पर बैटिंग कर रहे हैं, वहां कितनी बल्लेबाजी करने का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, तो ये सारी चीज़ों को डाउट खत्म करते हुए एमी जॉन्स की तरफ चले जाओ, जो कि टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर रहे हैं, चांसेस ज़्यादा रहेंगे। 75% लोगों ने रखा है, 3 50 2 शतक लगा चुकी हैं, स्पेशली सेकंड बैटिंग करते हुए ज़्यादा अच्छा करती है। ऑफ स्पिन के सामने इनका बैटिंग एवरेज महज 21 का है और यहाँ पे दीप्ति शर्मा, स्नेहा राणा है जो कि इस तरह की गेंदबाजी करती हैं। इसके बाद एमा लैम्ब है, 31 का बैटिंग एवरेज है, 3 50 1 100 किया है, और बड़े कमाल की बात यह है कि 3 ओवर की गेंदबाजी भी इन्होंने की थी। हालांकि उस 3 ओवर में इनको विकेट नहीं मिल पाया, लेकिन अगर बाई चांस विकेट आता है तो ये हो जाएगा बोनस। तो ऐसे में आपको मैं 2 ऑप्शन दूंगा, या तो आप रिस्क लो और ईमा लैम्ब को टीम में रखो, या सेफ खेलो और टैमी बिमॉन्ट को रख लो। ये दोनों ऑप्शन आपके पास में मौजूद है। तो ऐसे में मैं अभी हाल फिलहाल में पहले बैटिंग के तौर पे लैम्ब को रखने का विचार बना के बैठा हूं, क्योंकि पहले बैटिंग करते हुए इन्होंने 3 50 बनाया है और 3 विकेट इन्होंने सेकेंड इनिंग में निकाले हुए हैं। सिर्फ इस वजह से ये एक रिस्क मैं ले सकता हूं जब ये टीम पहले बैटिंग करे। इनको ऑफ स्पिन परेशान करती है तो स्नेहा राणा और दीप्ति शर्मा इनको दिक्कत दे सकती हैं। इसके बाद नंबर 4 पे आपको मिलती है नेट सीवर ब्रंट, इनको छोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता है। ये भले से गेंदबाजी नहीं कर रही हैं, और अगर ये गेंदबाजी करती तो इनसे अच्छा कैप्टनसी का ऑप्शन है ही नहीं।
लेकिन वर्तमान स्थिति में गेंदबाजी ना के बराबर है या फिर बंद ही कर दी है, तो सिर्फ आप इनको एज अ प्लेयर या फिर वाइस कैप्टन के तौर पे टीम में रखिएगा। ग्रैंड लीग में आप चाहो तो इनको एज अ प्लेयर रखें, वो भी काफ़ी होगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग लगभग 20 से 25% लोग ऐसे हैं जो इनको कैप्टन और वाइस कैप्टन बना रहे हैं। तो आप क्या करना, रिस्क ले सकते हो एज अ प्लेयर लेके चलने का। लगभग 59 का एवरेज है, दोनों इनिंग में 450 400 है, और दीप्ति शर्मा इनको 3 बार आउट कर चुकी है। सोफी डंकली 28 का बैटिंग एवरेज, 6 बार 50 और 1 बार शतक है। पहले बैटिंग करते हुए 550 है और 1 बार 100 बनाया। लास्ट मैच में भी अच्छा खेली है। ऑफ स्पिन के सामने 8 का एवरेज, 8 बार आउट हो चुकी है। लेग स्पिन के सामने 16 का एवरेज है। दीप्ति शर्मा और स्नेहा राणा है जो ऑफ स्पिनर है ना, उनको विकेट अच्छे मिल रहे हैं इंग्लैंड की इन प्लेयर के सामने। दीप्ति शर्मा और स्नेहा राणा दोनों अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ज़्यादातर प्लेयर ऐसी है जो ऑफ स्पिन नहीं खेल पा रही है। इसके बाद है यहाँ पे डेविडसन रिचर्ड। ओडीआई क्रिकेट में 7 मैच खेले हैं, जिसमें 31 का एवरेज और 2 50 है। और बड़े कमाल की बात यह है कि दोनों 50 इंडिया के सामने ही आए हैं। गेंदबाजी कर लेती हैं, 7 विकेट निकाले हैं, हालांकि लास्ट मैच में नहीं की थी। इसके बाद अगला नाम है सोफी का, जिनके पास में 17 इनिंग में 34 विकेट है। इनको छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके बाद लॉरेन बेल है, जिन्होंने 23 इनिंग में 38 विकेट निकाले हैं। अगर ये पहले बॉलिंग करें तब तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, और अगर ये सेकंड इनिंग में बॉलिंग करे तो फिर आप इनके स्थान पे चाहो तो आप चार्ली डीन को जगह दे सकते हो या फिर किसी दूसरे बॉलर को, क्योंकि चार्ली डीन जिन्होंने 20 इनिंग में 35 विकेट निकाले हैं, पहले बॉलिंग में 10 में 20 और सेकंड इनिंग में 10 में 15 हैं। ज़्यादातर मैचेस में 2 विकेट आए हैं। और ये देखिएगा आपकी इंडिया के सामने भी 9 विकेट है, उसके बावजूद भी इनका सिलेक्शन परसेंटेज कम है। और इसके बाद है लॉरेन फिलर, पहली इनिंग में 10 में 14, सेकंड इनिंग में 8 में 14, सेकंड इनिंग में ट्राई कर सकते हो इनको। और अंतिम नाम है कैट क्रॉस का, जिनका 22 इनिंग में 27 विकेट है। इंडिया के सामने ऑलमोस्ट हर मैच में 2 विकेट का परफॉर्मेंस रहा है, जबकि पिछले मैच में कोई विकेट नहीं आया। 5 विकेट इनका हाईएस्ट है। ग्रैंड लीग में डिफरेंशियल का काम करके दे जाएंगी, रख लेना। अब कारण बता दूं कि इस ग्राउंड के ऊपर पहले भी 4 विकेट इंडिया के सामने ही निकाल चुकी हैं। अब बात करते हैं यहां से इंडिया की। स्मृति मंधाना, प्रतिका रावल, हरलिन देओल, हरमनप्रीत कौर, जेमिमा रॉड्रिग्स, ऋचा घोष, दीप्ति शर्मा है। इसके बाद अमनजोत कौर। यहां तक बल्लेबाजी ठीक है। इसके बाद क्रांति गौड़ है, जो कि राइट आर्म मीडियम बॉलिंग करती हैं, पावर प्ले में आ रही है, डेथ में आ रही हैं। अमनजोत कौर पावर प्ले और डेथ ओवर में आ रही हैं। बाकी इसके अलावा स्नेहा राणा, चारनी का इस्तेमाल भी हुआ है। इस मैदान पर ज़्यादातर ऐसी प्लेयर है जिन्होंने मैच नहीं खेले। स्मृति मंधाना का 2 में 50 है, हरमनप्रीत कौर का 3 में 105 है और दीप्ति शर्मा का 2 में 82 है। और दीप्ति शर्मा का 1 विकेट भी इस मैदान पर आया है। मंधाना ने चाहे लास्ट मैच में कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं किया, लेकिन इनको छोड़ना मुश्किल काम है। तो मंधाना आपकी टीम में कंफर्म है, ये टीम में रहने वाली है। और 28 रनों का स्कोर इन्होंने किया था। 52 का बैटिंग एवरेज है, 650 और 6 बार 100 से ऊपर का स्कोर कर चुकी हैं। कैट क्रॉस इनको 3 बार और सोफी एक्लस्टन भी इनको 3 बार पहले आउट कर चुकी है। तो एक बड़ी परेशानी रहेगी कैट क्रॉस, जो कि इनके लिए मुसीबत बन सकती है। ठीक है, पहले बैटिंग करते हुए 450 और 4 बार 100 से ऊपर का स्कोर है। नंबर 2 पे आपके सामने है प्रतिका रावल। प्रतिका रावल ने क्या किया है, 550 किए, 1 बार 100 से ऊपर का स्कोर है और रिसेंटली ही इंडिया को ज्वाइन किया और कमाल का परफॉर्मेंस कर रही है। 1 ओवर डाला था, 36 रन बनाए थे, ऑलमोस्ट मेरे लिए कंफर्म पे के। और अगर टीम पहले बैटिंग करे या सेकंड बैटिंग करे, इनका परफॉर्मेंस आया है, इनको लेके चलूंगा। नंबर 3 पे है हरलिन देओल। सीधी और सिंपल सी बात है, ये 100 बना दे, कोई वो दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ऐसे ऑप्शंस मौजूद हैं जिनको हम नहीं छोड़ सकते। तो हरलिन देओल नंबर 3 बैटिंग कर रही हैं, 100 भी बना दे तो भी स्मॉल लीग में तो नहीं मिल पाएंगे। अब बात आती है ग्रैंड लीग की। तो ग्रैंड लीग में कब रखना है, जब ये टीम पहले बैटिंग करे तब ट्राई कर सकते हो। और इसको ट्राई करने के लिए आपको ये करना है कि ओपन में से एक को छोड़ देना। अब आते हैं नंबर 4 हरमनप्रीत कौर पे। हरमनप्रीत कौर पहली चीज़ इंग्लैंड के सामने खेलना पसंद करती हैं, दूसरी चीज़ इस ग्राउंड का रिकॉर्ड इनका अच्छा है, और तीसरी चीज़ ये कि इस मैदान पिछली मैच में नहीं चल पाई, रीसेंट फॉर्म उतना अच्छा नहीं है। अब लेकिन सिर्फ 2 चीज़ ऐसी हैं जिनको फॉलो अगर किया जाए तो ये आपके लिए एक बड़ा डिफरेंशियल पिक बन जाएंगी, क्योंकि 35%, मात्र 35% लोगों ने रखा है
तो रखने में कोई हर्ज नहीं है, रिस्क है लेकिन फ़ायदेमंद रिस्क हो जाएगा ये। और कैट क्रॉस इनको 2 बार आउट कर चुके हैं। अब आप एक काम करें, इनको वाइस कैप्टन भी बनाना ग्रैंड लीग के अंदर। कब? ग्रैंड लीग के अंदर। अब नंबर 5 जेमिमा रॉड्रिग्स, पहले बैटिंग करते हुए 350 और 2 शतक है, लगभग 50 का एवरेज है, 45 का बैटिंग एवरेज टोटल है और सारे के सारे परफॉर्मेंस पहले बैटिंग करते हुए आए हैं। ऑर्थोडॉक्स के सामने बैटिंग एवरेज 15 और राइट आर्म ऑफ स्पिन के सामने 23 का एवरेज है। चार्ली डीन और सोफी एक्लस्टन इनको परेशान करेंगी। इसके बाद है ऋचा घोष। विकेट कीपिंग के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब अगर इनको रखना है तो ये तो फिर एक रिस्क वाली बात है। तो मेरे हिसाब से तो ऋचा घोष इतनी बेहतर पिक नहीं होंगी। हाँ, स्कोर कर सकती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्कोर नहीं आएगा, पर एक रिस्क है, सीधी सी बात, क्योंकि आपको नंबर 6 तक रुकना पड़ेगा बैटिंग के लिए, प्लस सामने वाली टीम की विकेट कीपर ओपन कर रही है। अब यहाँ पे दीप्ति शर्मा अगला नाम है, जो कि आपको 10 ओवर करके देंगी प्लस बल्लेबाजी करके देंगी, तो कैप्टनसी की प्राइम चॉइस है। लास्ट मैच में विकेट नहीं आया था, लेकिन इस मैच में 2 विकेट आपको निकाल कर देंगी। और इसके बाद है अमनजोत कौर, बिल्कुल वही सिचुएशन है, 10 ओवर 8 से 10 ओवर की गेंदबाजी और बल्लेबाजी मिल रही है, 1 विकेट आराम से निकाल कर दे सकती हैं, क्योंकि डेथ ओवर में बॉलिंग करती हैं और अगर पहले बॉलिंग करें तब तो रखने में ज़्यादा फायदा है। इसके बाद स्नेहा राणा, लास्ट मैच में दीप्ति शर्मा के हिस्से के विकेट यहाँ गिर गए, क्योंकि ऑफ स्पिन गेंदबाजी ये भी कर रही है, वो भी करती है, और इंग्लैंड की ज़्यादातर प्लेयर ऐसी है जो ऑफ स्पिन नहीं खेल पा रही हैं। ऐसे में मैं अभी भी दीप्ति शर्मा को ही प्राथमिकता दूंगा। इसके बाद है श्री चारनी, 1 विकेट इनके पास आया था। और इसके बाद अगला नाम है क्रांति गौड़, जिन्होंने 2 विकेट निकाले और 2 इनिंग में 2 विकेट इनके खाते में दर्ज है। अब कैप्टन वाइस कैप्टन की बात कर लेते हैं। स्मृति मंधाना, दीप्ति शर्मा और नेट सीवर, ये बहुत बेहतर चॉइस में से हैं जो आपके लिए कैप्टन वाइस कैप्टन का काम कर सकती हैं। फिर आती हैं सोफी एक्लस्टन, ई लैम्ब, ये एक बड़ा डिफरेंशियल कैप्टन का ऑप्शन हो जाएगा, और एक अमनजोत कौर। क्या कहता है हमारा टीम कॉम्बिनेशन? एमी जॉन्स हमारी टीम में है, ई लैम्ब को रख लिया, जेमिमा रॉड्रिग्स है, स्मृति मंधाना है, नेट सीवर वाइस कैप्टन, कप्तान दीप्ति शर्मा, अमनजोत, प्रतीका रावल, एन चार्नी, चार्ली डीन और एक्लस्टन को टीम में रखा हुआ है। कोई भी अगर मुझे फेरबदल करना है तो वो मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा, अगर नहीं हो तो ज्वाइन कर लो, फ्री है। और ये वीडियो कैसा लगा ये तो बता ही दीजिएगा। ध्यान रखें, दिस गेम मे बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, सो प्लीज़ प्ले रिस्पॉन्सिबली। मिलते रहेंगे आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय महाकाल।